हेलो एवरीवन। तो यार ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का पार्ट 2 है। अब यार इस पार्ट में देखते हैं, मैंने इसका पार्ट 1 भी बनाया था। ठीक है, तो उसमें इस चैप्टर का पार्ट 1 है, इसमें उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए या खुद पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए, किसी और का वीडियो देख लीजिए। बट थोड़ी बहुत इसकी बेसिक चीज़ें बताऊँ तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। नहीं तो आप मेरे चैनल का नाम सर्च करके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पार्ट 1 बोल करके उसको देख सकते हैं। नहीं तो बुक से पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है। स्कूल में पढ़ा हो तो सफिशियंट है, फिर यहाँ पे आके वीडियो देख लो पार्ट 2। ठीक है, अब देखो यार इसमें क्या है। उसमें हम लोगों ने बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, हुक्स लॉ, ये सब चीज़ें पढ़ी और भी बहुत सी चीज़ें। यहाँ हम पढ़ेंगे यार रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, प्रेशर एंड बल्क मॉडुलस। अब देखो बेसिकली हमने वहाँ पर क्या पढ़ा कि जो ये बल्क मॉडुलस होता है ये वॉल्यूमेट्रिक चीज़ों में लगता है, मतलब जिनके पास वॉल्यूम होती है। और दूसरी चीज़ ये तीनों में लगता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। लेकिन यंग्स मॉडुलस केवल और केवल सॉलिड में लगता है, बिकॉज सॉलिड के पास केवल लेंथ होती है, लिक्विड के पास, गैसेस के पास लेंथ वगैरह नहीं होती, इनके पास वॉल्यूम होती है। तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में। लेकिन यंग्स मॉडुलस जो है वो केवल सॉलिड में। ठीक है, अब देखो यार बात आती है, जैसे मैंने तुम्हें उसमें बताया था उस वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में, कि जैसे ये जो तुम देख रहे हो ना, इस स्फीयर को हम लोग चारों तरफ से फोर्स लगा करके कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसकी वॉल्यूम कम हो रही है। एंड डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम घटाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है तो डेंसिटी भाई मेरे इंक्रीज करेगी। ठीक है, फॉर्मूले से समझ सकते हो। तो इसमें क्या, ऑन कंप्रेसिंग द स्फीयर, जब आप स्फीयर को कंप्रेस कर रहे हो वॉल्यूम डिक्रीजेस बट डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है ना, वॉल्यूम कम हो रही है लेकिन डेंसिटी बढ़ रही है। यानी ऐसे समझो कि अगर आपके पास इनिशियल डेंसिटी रो है तो फाइनल डेंसिटी कंप्रेस होने के बाद कितनी हो गई, रो डैश। तो अगर आपसे कोई कहे कि रो डैश का एक्सप्रेशन लिखो तो क्या होगा, रो डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू 1 + डेल्टा पी अपॉन बीटा। बीटा इज द बल्क मॉडुलस। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, याद रखना मेरे भाई, इसे नोट कर लो अच्छे से, हैशटैग बना करके, स्टार बना के इसे हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब देखो यार बात करते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। इसमें वही है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक घर में बॉक्स है, ठीक है ना, कार्डबोर्ड वाला बॉक्स। ठीक है, उसमें तुम जैसे मान लो उसकी लेंथ है, उसमें तुम कुछ टेंजेंशियल फोर्स लगा करके उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दो, तो उसकी लेंथ के अंदर एक, मतलब एक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आएगा, दैट इज एक्स। एंड जो उसकी होल लेंथ है वो एल है। ये क्या होता है, ये एक्स अपॉन एल, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। इस चीज़ को याद रखना, फिगर से भी देख सकते हो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर देखो एक्स है और ये बेस तुम्हारा एल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये देखो कम फेमस है। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो दो हैं, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, बट इसे इग्नोर नहीं करना, ये भी आ जाता है। तो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग ईटा से दिखाते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो यंग्स मॉडुलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि बल्क मॉडुलस हमेशा वॉल्यूम वाली चीज़ों से डील करता है। एंड शेयर मॉडुलस में शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अब देखो इसमें जो तुम्हारा ये ईटा होगा, दैट इज शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो किसके इक्वल होगा, शेयरिंग स्ट्रेस तो पता ही है। अब शेयरिंग स्ट्रेस में तुम्हारी टेंजेंशियल फोर्स लगेगी, सो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन ए अपॉन में एक्स अपॉन एल। अब देखो एक चीज़ याद रखो, तुम्हें इसमें कुछ भी ना याद रहे तो तुम्हें ये चीज़ याद होगा कि देखो यंग्स मॉडुलस में जो स्ट्रेन होती थी, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती थी, वो होती थी डेल्टा एल अपॉन एल। बल्क मॉडुलस में डेल्टा वी अपॉन वी होती थी, क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पर जो शेयरिंग स्ट्रेन होगी वो एक्स अपॉन एल होगी, इस चीज़ को याद रखना। एक्स मतलब आपने उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा के उसको कितना अंदर घुसेड़ दिया, ठीक है ना, और एल मतलब उसकी कंप्लीट होल लेंथ। तो याद रखो एक्स अपॉन एल, ये दोनों ही वैल्यूज आपको गिवन होंगी, बस आपको समझना पड़ेगा कौन एक्स है कौन एल है। ठीक है, एक्स जो है वो बहुत छोटा होता है एल से, ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ है कि फोर्स लगा के आप उसे कितना अंदर डिस्प्लेस कर रहे हो। ठीक है ना, उसके ओरिजिनल शेप से आप उसको कितना डिस्प्लेस कर रहे हो। ठीक है ना, उसकी कन्फिग्रेशन आप कितनी चेंज कर रहे हो, दैट इज एक्स। ठीक है, फील लो थोड़ा। अब देखो मैंने कहा ना कि टेन थीटा एक्स अपॉन एल के इक्वल है, यानी एक्स अपॉन एल की जगह हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला इसका एफ टी अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एल भी है, और ये एफ टी अपॉन ए डॉट टेन थीटा ये भी है। सिंपल सी चीज़ है, एक्स अपॉन एल की जगह जो टेन थीटा लिख सकते हो तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरी समझ से आपको कोई नहीं होगी। अब जैसे देखो मैंने कहा एक्स बहुत छोटा है एल से, इसका मतलब क्या है कि थीटा बहुत छोटा होगा, टेन थीटा जो है वो थीटा को टेंड करेगा, तो तुम टेन थीटा की जगह थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है मेरे भाई।
अब देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड वायर। अब जैसे तुम किसी वायर को खींचते हो तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। जैसे तुमने स्प्रिंग में पढ़ा, स्प्रिंग को जब कंप्रेस करो या खींचो तो उसमें भी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। उसी तरह वायर है, तो स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी, बट इसमें क्या होगी, इसमें होगी हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखो, मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में रिलेशन बताया था क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू गामा का। उसमें हुक्स लॉ में मैंने पढ़ाया था, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ई पढ़ाया था मैंने। अब ई क्या था, ई जो था वो आपका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी था। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल में बात कर रहे हो तो वो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस बन जाएगा, वॉल्यूम में बात कर रहे हो तो वो बल्क बल्क मॉडुलस बन जाएगा, और ऐसे शेयरिंग में बात कर रहे हो तो वो शेयर मॉडुलस बन जाएगा। तो क्या है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है, इसका जो रेशियो होता है ये गामा के इक्वल होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम्हें पहला फॉर्मूला याद है तो तुम ये तीनों फॉर्मूला बना लोगे। ये विश्वास करो मेरा, मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये अगर तुम्हें याद है ना तो तुम तीनों फॉर्मूला बना दोगे। भाई कुछ नहीं है, स्ट्रेन की जगह क्या लिखो, स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन गामा लिख दो, तो 2 बार स्ट्रेस हो जाएगा तो स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन गामा इंटू वॉल्यूम, साथ में 1/2 मल्टीप्लाई में है ही। उसके बाद अगर तुम्हें पूरा फॉर्मूला स्ट्रेन के टर्म्स में बनाना है तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम यहाँ पर हाफ इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू गामा इंटू वॉल्यूम कर लो। फॉर्मूले वैल्यूज रख के देखना खुद से, मेरी बात मानो, अभी कॉपी पेन उठाओ और फॉर्मूले में खुद से वैल्यूज रखना, देखो, रख के देखो। पहला वाला फॉर्मूला याद रखो, हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम, और क्या याद रखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन गामा के इक्वल होता है। और वैल्यूज रखो एक दूसरे में, पहले पूरे फॉर्मूले को स्ट्रेस के टर्म्स में बनाओ, फिर पूरे पूरे फॉर्मूले को स्ट्रेन के टर्म्स में बनाओ, ऐसे करो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो, अब मैंने तुम्हें बताया, अब फिर से पहला वाला फॉर्मूला, मतलब सारे फॉर्मूलाज बनाने के लिए पहला फॉर्मूला यूज हो रहा है, देख लो। अब क्या देखो, हाफ इंटू स्ट्रेन क्या होता था, डेल्टा एल अपॉन एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वो लिख दो। वही तो लिखा है भाई, डेल्टा एल अपॉन एल लिखा है, कोई नई चीज़ नहीं लिखी। स्ट्रेस की जगह क्या, मैंने कहा इसे प्रेशर की तरह डील किया करो, इसकी जगह फोर्स अपॉन एरिया लिख दो। वॉल्यूम की जगह क्या करो, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ होगा। भाई मेरे कट्टा पिट्टी खेल लो, आराम से कट्टा पिट्टी खेलो, भड़बड़ी में नहीं। क्या आ गई, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। अब फोर्स एफ क्या है, फोर्स है, और डेल्टा एल क्या, इलोंगेशन है। डेल्टा एल क्या, इलोंगेशन, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लोड इंटू इलोंगेशन। मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखो, हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम, और क्या याद रखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो गामा है। बाकी मेरे भाई हर चीज़ बना लोगे। ठीक है, इसके बाद यार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर। ज़्यादातर लोग इसको देखते नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये चैप्टर नहीं, ये चीज़ नहीं पढ़ी ना तो इस चैप्टर का फील नहीं आएगा। अब देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम इसको बोलते हैं। जैसे हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बट अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी हर एक चीज़ की एक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की भैया वहाँ तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब ये थोड़े तुम उसे खींचे जा रहे हो और स्ट्रेस स्ट्रेस बराबर ही रहेंगी, वो तो चीज़ टूट जाएगी। या कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंट वो स्ट्रेन आ जाती है, हमेशा खींचे रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जैसे कि अगर आप देखो ये ओ ए वाला रीजन, देखो इसको तो पहले फिगर को ध्यान से देख लो, इस फिगर को अपने नोट में बना लो, देख लिया फिगर अच्छे से। अब देखो जो साइड में पॉइंट लिखे हैं इनकी एक एक करके मतलब समझते हैं। अब जैसे अगर आप ओ ए वाले रीजन को देखो तो इस रीजन में हुक्स लॉ वैलिड है, यानी कि इस रीजन में जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के, क्योंकि आप उतनी ही स्ट्रेस दे रहे हो, वहीं तक दे रहे हो जहाँ तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या है, ए प्रोपोर्शनल लिमिट है कि भैया यहाँ तक तो प्रोपोर्शनल रहेगा, आगे देखते हैं क्या होगा। अब क्या है, जैसे ए बी की बात करें तो ए बी पे क्या है, ए बी पे देखो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन चीज़ें क्या हो रही हैं कि अगर स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, यानी यहाँ तक बात सही है। लेकिन ए बी पे क्या है, जो प्रोपोर्शनलिटी है वो एंड हो गई, यानी कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनल तरीके से नहीं बढ़ रहा है। मतलब ए बी पर प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो गई है, लेकिन स्ट्रेस बढ़ा रहे हो कि चीज़ को तुम फोर्स लगा के खींच रहे हो तो वो खींच रही है। ठीक है, बट प्रोपोर्शनलिटी एंड हो गई है। लेकिन अगर पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पे क्या है, पॉइंट बी पे ये है कि अगर तुम जो डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो उसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, दैट इज जो तुम स्ट्रेस उसको दे रहे हो ना, अगर वो तुम लगाना बंद कर दो, वही मैंने लिखा है कि एट पॉइंट पी इफ डीफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड,
जो स्ट्रेस, जो फोर्स तुम उसके पर यूनिट एरिया पे लगा रहे हो, उस मटेरियल के पर यूनिट एरिया पे लगा रहे हो जो स्ट्रेस, वो अगर तुम लगाना बंद कर दो, देन मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। यानी कि वो ये कह रहा है कि बी पॉइंट पर भी अगर तुम स्ट्रेस लगाना बंद कर दो मेरे भाई, तो वो खिंचा हुआ मटेरियल, जिस मटेरियल में तुम स्ट्रेस लगा रहे हो, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब वो आगे देखो क्या बोल रहा, आगे बोल रहा इफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव्ड एट पॉइंट सी। यार यहां पर अब हो गया गड़बड़। अगर तुमने सी तक उसे स्ट्रेस दे दी, मतलब सी पॉइंट तक तुम खींचते चले गए उसको, इतनी स्ट्रेस तुमने दे दी कि सी पॉइंट पे पहुंच गए, तो यार यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर आकर के तुमने स्ट्रेस लगाना बंद भी किया ना, तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन भाई गेन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर तुम स्ट्रेस जीरो करोगे, मतलब फोर्स लगाना बंद करोगे, लेकिन स्ट्रेन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। इसीलिए देखो मैंने सी को डॉटेड लाइन से मैं यहाँ पर लेके आया परमानेंट स्ट्रेन। इसे हम रेसिडुअल स्ट्रेन भी बोलते हैं, कि इतना स्ट्रेन बच गया उसमें हमेशा के लिए, क्योंकि पॉइंट सी पर उसके पास हमेशा के लिए वो चीज़ आ गई। और कुछ मटेरियल तो यहाँ पे टूट भी जाते हैं, लेकिन ये एक जनरल कर्व है, ये हर एक मटेरियल को लेके चल रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में बात हो रही है। कुछ मटेरियल यहाँ पे टूट भी जाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंट स्ट्रेन या रेसिडुअल स्ट्रेन आ जाती है। तो वही चीज़ मैंने बताई है कि यहाँ पे अगर तुम स्ट्रेस हटाओगे भी तो उसमें परमानेंट स्ट्रेन या रेसिडुअल स्ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अब आगे वाला पॉइंट ऊपर लिखा है, इसमें क्या है, आफ्टर डी। अब देखो डी पॉइंट ना एक मिडल पॉइंट है जो कि सी और ई के बीच का है। इसका कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस नहीं है, वो तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो ई पॉइंट है वो ब्रेकिंग पॉइंट है। तो उसके उससे पहले एक पॉइंट ले लिया समझाने के लिए कि आफ्टर डी, डी के बाद क्या होगा, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी वो ख़त्म हो जाएगी किसी भी चीज़ की, और प्लास्टिक प्रॉपर्टी बिगिन हो जाएगी। ये होगा डी पर। और ई पर जो है, ई जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट है, ये देखो लिखा है, ये लिखा है ई जो है, ई है फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पर भाई कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर जो चीज़ होगी वो टूट जाएगी, कोई भी चीज़ हो वो यहाँ पे टूट जाएगी। अब यार बात करते हैं, थोड़ा सा और रह गया यहाँ पर। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए। कहीं दिक्कत हो फिर से वीडियो पीछे करके देख लेना, बहुत सिंपल, तुम खुद समझ सकते हो। बस ग्राफ को अच्छे से देख लेना, इसको नोटबुक बना लेना, हर एक पॉइंट का सिग्निफिकेंस लिख लेना, ठीक है। अब देखो आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, एट्थ में तक पढ़ा होगा, ठीक है, एट्थ में ही चीज़ें हैं, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। अब देखो डक्टाइल मटेरियल का बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है, उसमें क्या होता है, ये जो डी पॉइंट है ना और जो ये ई पॉइंट है, बेसिकली इनमें ना गैप होता है, एक कंसिडरेबल गैप होता है, एक अच्छा खासा गैप होता है, जिससे कि आपको पता है डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, जिन्हें हम थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकें या थिन शीट्स में ड्रॉन कर सकें, बेसिकली वो होते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो अगर हम किसी चीज़ को मतलब ड्रॉन करते हैं, मोड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसी चीज़ को तो मोड़ेंगे जो टूटेगी नहीं मोड़ने पे। भाई कोई चीज़ है, मान लो स्टील है, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पार्ट फर्स्ट की स्टार्टिंग बताया था मैंने कि स्टील का यंग्स मॉडुलस रबर से ज़्यादा होता है, मतलब रबर से ज़्यादा अच्छी होती है स्टील। तो स्टील के बर्तन वगैरह बनते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं, तो बनते तो इसीलिए हैं कि बहुत अच्छी डक्टाइल मटेरियल है। तो बेसिकली मतलब क्या है कि डक्टाइल मटेरियल के डी और ई पॉइंट में डिफरेंस होता है, कि ऐसा नहीं कि मतलब उन्हें हम मोड़ें, मतलब ड्रॉन करें थिन शीट्स में तो वो एकदम टूट जाएं। इसीलिए वो नहीं टूटते हैं, इसीलिए वो अच्छे डक्टाइल मटेरियल होते हैं, क्योंकि उनके मैक्सिमम स्ट्रेस में और ब्रेकिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, उनके मैक्सिमम स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है। जैसे ही आप उनको उनकी मैक्सिमम स्ट्रेस तक ले गए, मतलब ऐसे समझो कि मैक्सिमम स्ट्रेस ही उनकी ब्रेकिंग पॉइंट है। देखो यहाँ पे डी और ई के बीच में कितना कम गैप मैंने दिखाया है ग्राफ से, ये मेन चीज़ है इस ग्राफ की, ठीक है। और यहाँ देखो डी और ई के बीच बीच में गैप है अच्छा खासा, ठीक है। ग्राफ तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, फील लो। तो मतलब कहने का क्या है कि जैसे मान लो ब्रिटल मटेरियल में आपने उनको उनकी मैक्सिमम स्ट्रेस दी, उनको आपने मोड़ना चाहा, उनके बर्तन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उनके वायर्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन भाई वो ऐसे हैं ही नहीं। उन्हें जैसे ही तुमने मैक्सिमम स्ट्रेस दी वो तो टूट गए, ठीक है। मतलब क्यों टूट गए, क्योंकि आप ग्राफ से बता सकते हो, क्योंकि उनकी डी और ई पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस था। मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पॉइंट पे थी उससे थोड़ी ही आगे, या समझो ऑलमोस्ट उसी पर उनकी ब्रेकिंग स्ट्रेस भी थी, इसलिए वो टूट गए। इसके बाद बात आती है इलास्टोमर्स की। इलास्टोमर्स में क्या होता है, इसमें जो मेन चीज़ याद रखने वाली है, इसमें जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के स्क्वायर के। यानी मान लो अगर तुम
2 न्यूटन पर मीटर की स्ट्रेन देते हो, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेन अगर तुम देते हो, तो जो स्ट्रेस अगर तुम देते हो तो स्ट्रेन जो होगी वो तुम्हारी 4 हो जाएगी। 4 की देते हो तो 16, मतलब स्क्वायर में बढ़ती है, ठीक है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का स्क्वायर। ये होती है इलास्टोमर्स। अब इसमें मैंने वही ग्राफ तो बनाया है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, एक्स स्क्वायर फंक्शन का, स्क्वायर फंक्शन का, वही ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है इलास्टोमर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद यार बात आती है, इसमें देखो क्या है, इसमें एक, इस ग्राफ में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें समझनी है कि इसमें क्या बोला है कि इट हैज़ नो परमानेंट और रेसिडुअल स्ट्रेन, इट फॉलोज अनदर पाथ टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। यहाँ पे जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन का मैंने ग्राफ बना करके रखा है, और यहाँ पर मैंने ये बताया है कि जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेस लगा करके खींचते हैं, उसको इलोंगेट करते हैं, तो जिस पाथ से हमने उसको खींचा, कभी भी वो अपने दोबारा जब ओरिजिनल कन्फिग्रेशन में लौटती है तो उस पाथ से नहीं लौटती, बल्कि किसी और पाथ से लौटती। ये ग्राफ आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा जब आप एसी में पढ़ते हो, ट्रांसफॉर्मर में हिस्टेरेसिस लॉस, उसके जैसा लीफ जैसा ग्राफ है ना। तो बस आप ये चीज़ याद रखो कि जैसे मान लो आप रबर है, रबर को आपने खींचा, तो रबर को जिस तरह से आप खींच रहे हो, यानी जो पाथ रबर को खींचने में आप यूज़ कर रहे हो, जब वो दोबारा अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन में जाएगी, तब वो उस पाथ से नहीं जाएगी जिस पाथ से उसे खींचा गया, बल्कि किसी दूसरे पाथ से जाएगी। वही मैंने बताया, ए टू बी, जैसे मान लो आपने ए टू बी पाथ से रबर को एलोंगेट किया, उसको खींचा, उसमें एलोंगेशन पैदा किया, तो जब वो अपने दोबारा ओरिजिनल कन्फिग्रेशन पे जाएगी, तब वो बी टू सी से जाएगी। मतलब ए से बी नहीं जाएगी, बल्कि बी टू सी एक दूसरा पाथ चूज करेगी दोबारा अपने ओरिजिनल कन्फिग्रेशन पे जाने के लिए, ठीक है। जिसमें कोई परमानेंट रेसिडुअल स्ट्रेन ना हो। जैसे रबर आप घर में देखते हो, खींचते हो, कोई परमानेंट स्ट्रेन तो होती नहीं। हाँ, लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस तो उसकी भी होगी, ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगी। तो एक, मतलब एक लिमिट तक खींचना है, ठीक है। जैसा पीछे मैंने बताया, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, फिर देख लेना। अब देखो क्या, अब है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो देखो क्या है कि जैसे मान लो किसी वायर को हम लोग खींच रहे हैं, तो जब हम लोग उसको खींच रहे हैं तो भाई उसकी लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन ये भी तो सोचो जो उसका डायामीटर है, जो उसकी मोटाई है, वो तो कम हो रही है। ऐसे समझो कोई कोई मतलब तार है या कोई रस्सी है, ठीक है, थोड़ी वो स्ट्रेचेबल है, उसको तुम खींच रहे हो, तो खींच के तुम उसकी लेंथ तो बढ़ा रहे हो, लेकिन ये सोचो जब तुम उसकी खींच के लेंथ बढ़ा रहे हो तो उसका डायामीटर तो कम हो रहा है ना, वो चीज़ पतली हो रही है ना, उसका डायमीटर कम हो रहा है। सोचो, अनुभव करो, फील करो, ठीक है। तो बेसिकली यही है पॉइजन्स रेशियो, डेल्टा डी ओवर डी अपॉन डेल्टा एल ओवर एल। और माइनस डेल्टा डी ओवर डी क्यों है? क्योंकि जो डायमीटर है किसी भी चीज़ का, जब हम लोग उसे खींचते हैं तो वो कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रबर ही ले लो, घर में जो आपके रबर होती है उसको जब आप, मतलब जब वो अपने ओरिजिनल कन्फिग्रेशन में हो तब उसको देखो, थोड़ी सी मोटी नज़र आएगी, उसको खींचो जरा तो पतली होती चली जाएगी, ठीक है। मतलब तुम उसे खींच रहे हो तो उसकी लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन उसका डायमीटर तो कम हो रहा है, यानी उसके डायमीटर में डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए माइनस का साइन पुट किया। तो माइनस डेल्टा डी ओवर डी अपॉन डेल्टा एल ओवर एल, ये होता है पॉइजन्स रेशियो। अब जो ये डायमीटर कम होता है ना, इसको हम लोग लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये भी तो एक तरह का स्ट्रेन है ना। ये कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस लगा करके तो हम उसको खींच रहे हैं, लेकिन खींचने पर लेंथ बढ़ रही है बट डायमीटर घट रहा है। तो डायमीटर घट रहा है, यानी उसके डायमीटर पे फर्क पड़ रहा है, दैट इज इट्स लैटरल स्ट्रेन। एंड जो डेल्टा एल ओवर एल है, यानी उसकी जो लेंथ बढ़ रही है, दैट इज इट्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये होता है पॉइजन्स रेशियो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। सिंपल सिंपल सवाल आते हैं पॉइजन्स रेशियो से, बस फॉर्मूला याद रखना है। फिर से बता देते हैं, किसी चीज़ को खींचोगे तो उसकी लेंथ तो लंबी करोगे बट डायमीटर तो छोटा करोगे ना। डायमीटर तो उसका खींच रहे हो, मतलब उसे आप पतला कर रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ को आप एलोंगेट कर रहे हो, खींच रहे हो, उसका डायमीटर कम कर रहे हो, ठीक है, उसकी मोटाई कम कर रहे हो, उसको पतला कर रहे हो। तो डेल्टा डी ओवर डी अपॉन डेल्टा एल ओवर एल, और डेल्टा डी ओवर डी के आगे माइनस का साइन क्या सिग्निफाई करता है कि भैया उसका जो डायमीटर है वो कम हो रहा है। तो यार ये तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स का पार्ट 2 था, एंड पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके पूरा चैप्टर फिनिश यार। सारे सारे फॉर्मूलाज थे, और फॉर्मूलाज को मैंने एक्सप्लेन किया विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना, क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे तब क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।